जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की ये पहली मैथ की क्लास है जिसमें हम लोग आज सिलेबस के बारे में जानेंगे। उसके बाद पहले चैप्टर की शुरुआत भी करेंगे। हमने 1 तारीख से कहा था कि क्लास की शुरुआत की जाएगी, लेकिन कुछ समस्याएं हुई जिसकी वजह से क्लास शुरू नहीं हो पाई। अब लेकिन लगातार जो है चैप्टर वाइज हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा और हर एक चैप्टर जो है ठीक से ढंग से व्यवस्थित रूप से और प्रत्येक नियम को समझाया जाएगा। जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे उनको भी कराया जाएगा और अतिरिक्त क्वेश्चन भी हम आपको करवा के देंगे और कुछ क्वेश्चन आपको देंगे जो कि प्रैक्टिस के लिए होगा। इसमें जो भी समस्याएं आपको पहले से बनी हुई हैं सारी समस्याएं दूर करने की प्रक्रिया चलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएं और अगर आपको कोई दिक्कत फिर भी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको दूर करने का प्रयास करता हूं। या फिर किसी स्पेशल टॉपिक पे जिस पे ज़्यादा समस्या है आपको उसका भी वीडियो मैं अलग से बना सकता हूं। लेकिन अभी तो ये निरंतर क्लास चलती रहेगी। देखिए, इसमें विषय सूची की बात कर ली जाए, इसमें जो भी चीज़ें पूछी जानी है ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। फर्स्ट सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम दिया है, एकदम छोटी चीज़ें आई थी, लेकिन जिनको मैथ नहीं आता उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, उनको समस्याएं होती रहती हैं। तो इसमें देखिए जो पहला जो चैप्टर है उसमें देखिए बोला गया 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त आपको पढ़ना है। और इसमें 3 अंक की बात की गई, लेकिन हम लोग और आगे तक की भी बात करेंगे। एलसीएम एचसीएफ ये शॉर्ट फॉर्म में जो दिया गया है लघुत्तम समापवर्त, जिसे आप लासा कहते हैं, इसी को एलसीएम बोला जाता है। तो एलसीएम और एचसीएफ आप बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन अभी चैप्टर की शुरुआत हम कर देते हैं। अभी थोड़ी देर में पहले तो सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। और महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ बोला जाता है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है और उसी में गलती होती है। उसकी शुरुआत अभी की जाएगी। इसके बाद देखिए व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, मतलब जैसे जोड़ना हुआ, घटाना हुआ, भाग, गुणा, ये सब आपने भाग जोग वाला नियम आपने पढ़ा था ना। भाग जोग का जो भी नियम था, अब यहाँ पर एक चीज़ और सम्मिलित होता है, कोष्ठक मतलब ब्रेकेट भी आ जाता है, जिसमें आप ये नियम पढ़ेंगे बोधमास वाला। आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा, लेकिन मान लीजिए समस्या रह गई है तो वो समस्या दूर की जाएगी। इसके बाद आता है अगले चैप्टर में सजातीय एवं विजातीय व्यंजकों का बोध तथा इन पर जोड़ तथा घटाव। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपसे विजातीय का क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट सेमेस्टर में ही, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे और जो हमारी क्लास लेते हैं उनको दिक्कत नहीं हुई थी। विजातीय से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो फिलहाल इसका डिस्कशन भी इसी में किया जाएगा। ये सब चीज़ें आप ये ध्यान रखिएगा। फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ लगभग इतना ही है, इतने ही क्लास की ही चीज़ें हैं। इसके बाद की नहीं है, इसके बाद वाली आपको अगले सेमेस्टर या उसके बाद मिलेगा। जनरली ये 7 तक मैक्सिमम है, बाकी उससे कम का ही है, मतलब 7 भी नहीं 6 तक का है। तो कोशिश रहे कि अगर आपके पास या आपके आसपास कोई बच्चा हो जो 6, 7 या 5th में है या 4th में है, तो उनके मैथ की क्लास को, उनके मैथ की बुक को आप देख सकते हैं। जो भी चीज़ें हम बताएंगे वो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्या है, मतलब जितना नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इनकी विधिवत जानकारी आपको इसमें मिलेगी। उसके बाद देखेंगे पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं, जैसे होता है बहुत सारे अलग अलग संक्रियाएं होती पूर्ण संख्याओं के, जो कि आपने शायद ये चीज़ 6 या 7th में इसको पढ़ा होगा, लेकिन भूल चुके होंगे कि हाँ ये भी कुछ कहीं यूज होगा, तो उसकी बात की जाएगी। और देखेंगे पूर्णांकों तथा परिमेय संख्याओं की गणितीय संक्रियाएं तथा इसके प्रतिलोम, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। ये जो आपके ऊपर के 3 दिख रहे हैं, जान लीजिए एक ही चैप्टर की चीज़ें हैं। ये ऊपर जो 4, 5, 6 वाला चैप्टर आपको यहाँ मिलेगा, देखा जाए तो ये एक ही चीज़ है, मतलब एक ही चीज़ से संबंधित है। पूर्णांक, परिमेय संख्या या फिर उसके जो नियम आपको बताए जाएंगे, वितरण नियम हो जाता है, संवरक नियम हो जाता है, ये सब इस चैप्टर में, इसके तीनों चैप्टर के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद समीकरण तथा सर्वसंख्या, तो समीकरण तथा सर्वसंख्या की बात करते हैं। आइडेंटिटी, जिसमें a+b का होल स्क्वायर, जैसे ये एक सर्वसंख्या है, a-b का होल स्क्वायर सर्वसंख्या है, तो ये 7th क्लास से शुरू किया जाता है, a² - b²। तो इसके समीकरण और उसकी सर्वसंख्याओं का अर्थ जो होता है या फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उन पर डिस्कशन किया जाएगा। आगे देखेंगे गुणनखंड संकल्पना, जो बेसिक एकदम आसान गुणनखंड के नियम है, जो कि 7 से शायद शुरू हो जाते हैं, जिसमें सिर्फ कॉमन लेना होता है, उसके क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे 8th चैप्टर में। इसके बाद देखिए रेखीय समीकरण, जिसमें एक चर के रेखीय समीकरण मिलेंगे।
आप आगे चल के दो चर वाले रैखिक समीकरण भी पाएंगे। आगे देखेंगे व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं। तो व्यंजकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब ये होता है, अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, और व्यंजकों का गुणनफल मतलब जैसे बीजगणितीय गुणनफल, इसमें ध्यान रखिएगा। सामान्यतः ये क्या होता है, बीजगणितीय गुणनफल होता है। आगे क्षेत्रफल, आयतन तथा धारिता। यहाँ थोड़ा सा आयतन और धारिता जो बोले हैं ये एक ही चीज़ है। थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये सूत्र से रिलेटेड होता है। ये आपका 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, ये तीन चीज़ें, मतलब ये तीनों चैप्टर जो आपको दिख रहा है 11, 12, 13, ये जो है क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ है, जो कि आपको छोटी कक्षाओं में ही मिलेगा, 6th में ही मिल जाना चाहिए, उसके नीचे तो नहीं है शायद। इसके बाद देखेंगे आप, इसके नीचे आता है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष। तो आयत चित्र तो आपने पढ़ा है, फिलहाल आयत चित्र यहाँ पर भी बताया जाएगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। और बारंबारता बंटन के बारे में 6th क्लास की बुक में आपको NCERT बुक में भी मिल जाएगी, और एडिशनल बुक जो सरकारी विद्यालय में लगते हैं उसमें भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। सर्वांग क्षमता तथा समरूपता, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी तथा सिमिलरिटी की बात की जा रही है। तो ये चीज़ आपको हर जगह नहीं मिलता है, सरकारी विद्यालय में मिल जाएगा, या फिर कहीं कहीं 8th में भी शायद आपको मिलता है। नहीं, ट्रायंगल का जिसमें सिलेबस होगा उसमें ये चीज़ मिलेगा। ये इंट्रोडक्शन नहीं है, ये सिमिलर, जान लीजिए ये अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम चैप्टर सेम क्लास में नहीं मिलने वाली, ठीक है। 9th में भी इसका विस्तृत रूप से इसके बारे में दिया गया है, उसका चैप्टर है। तो सिमिलरिटी तो 10th में है, ये कॉन्ग्रुएंसी जो है ये 9th में है, समरूपता जो है 10वीं कक्षा में है, जबकि सर्वांग क्षमता जो है वो आपके 9th क्लास में ही दिया गया है। आप देख सकते हैं किसी बच्चे की बुक हो अगर आसपास, बाकी सारी चीज़ें पीछे की कक्षाओं की हैं। और ये जो इसमें सर्वांग क्षमता और समरूपता दिया भी गया है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9th 10th का ही है, छोटी कक्षाओं में भी कहीं ये चीज़ दिया गया है, इसी वजह से इसमें है। अब पहले चैप्टर की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की मैं बात करने वाला हूँ। इसमें देखिएगा कैसे, ये पहले तो जो चैप्टर का नेम है वो क्या दिया गया, 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त। मतलब 3 अंकों तक की संख्या का मतलब ये हो जाता है कि 3 अंक की संख्या, मतलब देखा जाए तो 999 तक की, 999 तक की संख्या, क्योंकि इसके बाद 4 अंक की संख्या हो जाती है। 999 के बाद क्या हो जाता है, 1000 होता है, तो ये 4 अंक की संख्या हो जाती है। कहने का मतलब 999 तक की संख्याओं का जो लासा मासा होगा वो आप पढ़ने वाले हैं। तो लासा मासा चाहे 3 अंकों तक की संख्याओं का हो और चाहे जितने अंकों का हो, नियम सेम लगता है, इस वजह से आपको नियम पे ध्यान देना होगा। इसके नियम पढ़ने से पहले मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा, छोटी चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये लासा मासा जो भी पढ़ता है वो फाइनली सिर्फ नियम जल्दी से नहीं, नियम जैसे जो भी निकालने का तरीका होता है जल्दबाजी में कर तो लेता है, लेकिन बहुत छोटी चीज़ें होती है जिसमें गलती होती है, तो आपके एग्ज़ाम में वही छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया होगा जिसमें आपको लगा होगा कि हाँ बहुत सारी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं, और उसकी वजह से समस्याएं बनी रहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 चीज़ों की बात करेंगे, उन 2 चीज़ों पे आप भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। जिसमें पहली चीज़ हम आपको बताएंगे अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। 2 अलग संख्याओं की बात कर रहे हैं, एक तो अभाज्य संख्याएं, दूसरी भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिन्हें क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है संख्याएं। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, अभाज्य और भाज्य में क्या फ़र्क होता है इसको हम ध्यान देंगे। जैसे अभाज्य संख्याएं जो होती हैं और भाज्य संख्याएं, इन दोनों में अंतर जो होता है एकदम आसान है, लेकिन एक छोटी सी गलती अक्सर हो जाती है। भाज्य संख्याएं, ठीक। अब देखिए अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसमें थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। नाम से तो थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है, लेकिन गलती कहाँ होती है, गलती होती है जब हम लोग इसको ध्यान से नहीं समझते हैं, तो शुरुआत में ही सबसे पहले हम लोग गलती कर देते हैं। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य, आप हेडिंग डाल करके हर चीज़ नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको समस्या ना रहे, बाद में वीडियो फिर से ना खोलना पड़े। कोशिश करूँगा बाद में PDF दे सकूँ, अगर आपको ज़रूरत होगी तब आप बताइएगा तो PDF दूंगा, नहीं तो आपको नोट्स बनाइए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि फ़ोन से हर बार पढ़ना उचित नहीं होता है, फ़ोन से हमेशा पढ़ना सही भी नहीं होता है।
तो कुछ अगर नोट्स बनाए रहेंगे तो भविष्य के लिए भी सही रहेगा। फ़ोन पता लगेगा खो गया, फॉर्मेट हो गया, तब भी दिक्कत होती है। देखिए आभास संख्याएं क्या है? आभास संख्याएं वे संख्याएं होती हैं या तो वो एक से विभाजित होती हैं या खुद से, एक से या खुद से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होती हैं? आभास संख्याएं कही जाती हैं। कहने का मतलब वो सारी संख्याएं जो या तो एक से विभाजित हों या तो खुद से, मतलब वो खुद को डिवाइड कर सकें या फिर एक। ये चीज़ आप जानते हैं, हर एक संख्या खुद को विभाजित कर लेती है, ठीक है, और एक से भी विभाजित होती है, इतना तो सभी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित ना होने वाली संख्याएं आभास संख्याएं कही जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर देखिए 2 एग्जाम्पल, ये सबसे महत्वपूर्ण संख्या है 2। ये आप देखेंगे 2 या तो खुद से विभाजित होने वाली संख्या है या तो एक से। 3 देखिए 3 या तो खुद से विभाजित होने वाली संख्या है या फिर एक से। आप 4 नहीं देखेंगे क्योंकि 4 के बारे में हम बात करते हैं, तो 4 हम इधर ले लेते हैं। 4 देखिए एक से विभाजित होने वाली संख्या है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या है और 4 से विभाजित होने वाली संख्या। कहने का मतलब ये है कि ये एक से भी विभाजित होती है, 2 से भी होती है और 4 से भी होती है। कहने का मतलब 3 संख्याओं से। जब भी हमने कहा कि यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, सिर्फ खुद से या फिर एक से विभाजित होने वाली संख्याओं को ही आभास संख्या कहा जाता है। अब 4 के बाद अगर 5 देखें तो 5 देखेंगे आप, ये जैसे 2 आप देख रहे हैं, 2 एक से विभाजित होती है या फिर 2 से, 3 जो है एक से या फिर 3 से, 5 जो है एक से या फिर 5 से। कहने का मतलब ये सारी संख्या, जैसे 7 अगर हम 6 ले लेते हैं, 6 इधर देखिए, 6 अगर आप रखते हैं तो 6 एक से तो विभाजित होने वाली संख्या रहेगी, 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या है और खुद से विभाजित होने वाली भी संख्या है। तो इसके फैक्टर कितने हुए? इसके आप देखेंगे फैक्टर 4 हुए, इसके फैक्टर 3 हुए। कहने का मतलब कितने गुणनखंड हो रहे हैं इसके? गुणनखंड इसके 3 है, इसके 4 हैं, जबकि इसमें 2 गुणनखंड हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम आगे भी बढ़ते जाएंगे तो 7 देखिए या तो एक से विभाजित होती है या तो खुद से। तो यहाँ कितने गुणनखंड हैं? 2 गुणनखंड। अगर आप देखें एक परिभाषा और इसकी आप बना सकते हैं, वो परिभाषा क्या है कि वे संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड। या फिर आप परिभाषा दोनों लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि वे संख्याएं जो या तो एक से विभाजित हों या खुद से विभाजित हों, उन्हें क्या कहा जाता है? आभास संख्या कहा जाता है। और एक चीज़ और इसमें बोला जा सकता है कि वे संख्याएं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड, आभाज्य मत बोलिएगा, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं जिनके, वो क्या कहे जाते हैं? आभास संख्याएं कही जाती हैं। अब इसमें देखिएगा, इसमें गुणनखंड जो है, गुणनखंड 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं वो क्या कही जाती हैं? भाज्य संख्याएं। अब एक भाषा और बताई जा सकती है, इसमें आपने कहा एक से विभाजित हों या खुद से विभाजित हों। भाज्य संख्या में आप कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक से विभाजित हों, खुद से विभाजित हों तथा किसी न किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों, उन्हें क्या कहा जाएगा? भाज्य संख्या कही जाएगी। अब अगर हम 7 के बाद जैसे 8 देख लेते हैं तो 8 आप देखिए 2 से, एक से तो विभाजित होगी ही संख्या, 2 से, 4 से और 8 से। कहने का मतलब ये 1 से, 2 से, 4 से और 8 से विभाजित होने वाली संख्या है। ऐसे और बढ़ाते जाएंगे। मान लीजिए आपने 9 ले लिया तो 9 देखिए 1 से, 3 से और 9 से। 10 ले लीजिए आप, 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। कहने का मतलब आप देख लीजिए, आपके सामने स्पष्ट है कि इसमें 2 से ज़्यादा ही गुणनखंड मिलेंगे। जबकि और एक बात, एक को आप जैसे कभी कभी क्या करते हैं हम लोग नहीं समझ पाते हैं, एक जो है आभास संख्या नहीं है, मैं नीचे नोट में लिख लेता हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा। एक अभाज्य संख्या नहीं, इसमें 2 गुणनखंड होने चाहिए, जो कि नहीं है ना, आपके सामने दिख रहा है सब। एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसको अलग से जानते रहिए, नहीं तो आप भूल जाते हैं। संख्या नहीं है, ठीक। और एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक लाइन और ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या आपसे पूछा जाता है। समअभाज्य संख्या 2 होती है, 2 होती है। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। एक तो सब, एक को आप अभाज्य संख्या में नहीं लेंगे, ठीक। एक को क्या करेंगे आप? एक को अभाज्य संख्या में आप शामिल नहीं करेंगे, नहीं तो
पता लगता है हम लोग क्या करते हैं, एक को अभाज्य संख्या में शामिल कर लिए। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मतलब सबसे बड़ी गलती हम लोग की होती है। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है बल्कि एक क्या है, एक को आप विषम संख्या में रखेंगे। किस में रखेंगे, विषम संख्या में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसको हम अदर कलर में कर देते हैं नहीं तो आपको समस्या हो। एक जो है वो क्या है, एक विषम संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। ये क्या है, विषम संख्या। और अगर हम इसमें बात करते हैं दो, तो ध्यान दीजिएगा सम अभाज्य, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित हों। अब ध्यान रखिएगा दो के अलावा जितनी भी संख्याएं आप लीजिए, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, उसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। इसी वजह से सम अभाज्य संख्या में सिर्फ दो आपका लिया जाएगा, अन्य नंबर कोई और नहीं लिया जाएगा। इस चीज़ पे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। अब चूंकि जो भी सम संख्या है वो दो से ज़्यादा उसके गुणनखंड होंगे। अब 12 ले लीजिए तो ये तो सम संख्या है ना, इसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होंगे ही। अब 4 ही ले लीजिए, 4 भी ऊपर लिखाया गया है, 4 देखिए इसके दो से ज़्यादा गुणनखंड है। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी सम संख्याएं होंगी दो को छोड़ करके बाकी सारी की सारी किस में रखी जाएंगी, भाज्य संख्या में रखी जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप लासा जब पढ़ेंगे और मासा पढ़ेंगे, इसके दो नियम होते हैं। इसमें एक नियम आता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य संख्या ध्यान रखना बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग पढ़ेंगे और अभाज्य के बारे में नहीं जानेंगे तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब नहीं समझ में आएगा। तो इस वजह से आपको इसको जानना होगा, ठीक है। अब आगे की हम बात कर लेते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, जो भी है आपके सामने था, स्क्रीन रोक करके वीडियो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, जैसे एक शब्द आता है बार बार, और वो शब्द मैं आपके सामने पहले दिखा देता हूँ। ये चीज़ समापवर्त और समापवर्तक एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, जरूरी ये है कि इसके बारे में जाना तो जाए। इतने दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है समापवर्त क्या है, आपसे बोला जाए समापवर्त क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे या फिर हमें लगता है कि इसके नाम से तो अर्थ नहीं निकाल पाएंगे आप, तो वो समस्या आज दूर कर देते हैं। इन दोनों में ज़्यादा अंतर होता है, दोनों का मतलब अलग होता है, देखने में लगता है एक जैसे, ठीक है। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, इसके बारे में पहले लिख लिया जाए, समापवर्त क्या होता है। समापवर्त, समापवर्त नाम से तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, लेकिन वो समस्या हम आपकी दूर कर दे रहे हैं। कॉमन मल्टीपल, अब देखिए ये समस्या दूर कैसे होगी। आपने अक्सर शब्द सुना होगा कॉमन, कॉमन शब्द अगर आपने सुना, इंग्लिश अगर आपको आती है नहीं आती तब भी लोग कॉमन बोल देते हैं, अरे कॉमन मैन, कॉमन मैन बोलते हैं ना। आप देखेंगे बोला जाता है, कॉमन शब्द यूज होता है, अरे ये तो कॉमन बात है। कॉमन बात मतलब ये है कि हर जगह होने वाली चीज़, कॉमन बात मतलब हर जगह उपलब्ध होने वाली चीज़। या ऐसे नहीं समझ पा रहे, अभी मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। ये मल्टीपल की बात कर लेते हैं, कॉमन तो आप समझ जाएंगे, मल्टीपल शब्द नहीं जानते आप, तो मल्टीपल शब्द की मैं बात करता हूँ। इसको ध्यान रखिएगा, मल्टीपल क्या होते हैं, इसको हिंदी में और क्या बोला जाता है ये भी जानना है, गुणज, क्या बोला जाता है, गुणज। मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल क्या होता है, इसको पहले समझा जाए। जैसे दो के मल्टीपल पूछे जाए, इसके मल्टीपल तो क्या होंगे, जिसको बोला जाता है गुणज, इसको बोला जाता है गुणज। दो के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, इस पे ध्यान दिया जाए तो दो के गुणज दो तो होगा ही, 4, 6, 8, 10, ये जितना इसके टेबल में आता है, इसके पहाड़े में आता है, वो सारी चीज़ें, दो एक कम दो, दो दूनी 4, दो तीन 6, मतलब दो से जितना भी आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए वो सारी के सारे हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए तीन, तीन के क्या होंगे, 3, 6 और 3, 6, 9, 12, इस तरीके से। मान लीजिए हम 12 की सीधे बात कर लेते हैं, 12 की मल्टीपल बोला जाए तो 12 की मल्टीपल क्या हो जाते हैं, 12 के जैसे 12, 24, मतलब इसको आप मान लीजिए 12 को 12 से गुणा किया जाए 144, ऐसे बहुत सारे, हम क्रम से लिखें जरूरी नहीं है, टेबल नहीं लिखा जा रहा है,
यहाँ आपको मल्टीपल बताया जा रहा है। मल्टीपल क्या होते हैं अभी आपको पता चला होगा, गुणज। गुणज का मतलब ये होता है जैसे हम किसी भी संख्या से उसको गुणा करते हैं, जो संख्या मिलेगी वो क्या कही जाती है, उसका गुणज कही जाएगी। ठीक है, जैसे अभी बोला जाए, आपसे क्वेश्चन आता था, आपको याद नहीं होगा, कि बोला जाए 5 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, 5 के प्रथम 5 गुणज। तो आज आपको वो क्लियर कर देते हैं। आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें क्वेश्चन आता है 5 गुणज बताइए। तो गुणज मतलब मल्टीपल। मल्टीपल शब्द सोचिए यहाँ से संबंधित है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। जैसे देखिए इसके गुणज जैसे 5 हो जाता है, प्रथम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब दूसरा क्या हो जाएगा 10, फिर 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 50 25, ये प्रथम 5 गुणज हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि इतनी चीज़ें आपके सामने जो हैं ये आप पहले से जानते थे, लेकिन पता नहीं था इसके बारे में। तो ये हो जाता है कॉमन मल्टीपल की बात अभी नहीं कर रहे, ये सारे के सारे गुणज। कॉमन तो तब होता है, जैसे देखिए मैं थोड़ा सा एक हिंट देना चाहूँगा। कॉमन का मतलब ये हो जाता है, जैसे हम अगर इन दोनों की बात करते हैं, जो नीचे 2 और 3 लिखा गया, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन देखिए 6, इसको कॉमन बोला जाता है। ठीक है, अभी हम आगे यहाँ 12 लिखे होते तो 12 भी कॉमन होता है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, तीनों में हो, जितने की बात की जाए, जैसे तीनों में है तो तीनों में देखा जाएगा कॉमन। ठीक है, अभी अगर हम अगले पद की बात करते हैं तो इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कॉमन शब्द आपको कुछ समझ में आया होगा। जैसे हम अगर इनकी बात करते हैं 12 और 3 और 12 की, इसमें देखिए कॉमन क्या है 12। ठीक है, तो कॉमन जो है 12 है। अभी हम आगे भी लिखते जाएंगे, कुछ ना कुछ और भी कॉमन मिलेगा। बात यहाँ सिर्फ कॉमन की है कि जो दोनों में रहेगा या तीनों में रहेगा, चारों में रहेगा, जितने की बात की जाए, जो सब में हो, उसी को क्या कहा जाएगा, कॉमन कहा जाएगा। अब देखिए कॉमन बात समझ में आ गया होगा। कॉमन मल्टीपल मतलब जो भी गुणज क्या हो, दोनों में हो या तीनों में हो, जो उभयनिष्ठ होंगे, उनको क्या कहा जाएगा, कॉमन मल्टीपल कहा जाएगा। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में इसको और बताना चाहूँगा ताकि जितनी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। देखिए मैं आपके सामने फिर से लिखने वाला हूँ। 2 का गुणज लिखूँगा, 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे होता जाएगा। हम 3 का लिखेंगे, 3 6 9 12, 12 के बाद आता है 15, फिर 18, ऐसे होता जाता है। 3 के बाद मैं 6 का लिखना चाहूँगा, 6 का लिखूँगा 6 12। लिखना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरत है, मैं जो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ उसकी बात करूँगा मैं। 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, इस तरीके से। और फिर 7 की बात करूँगा मैं, 7 की बात नहीं करूँगा मैं, सीधे 12 की बात करूँगा। 12 की ही बात करूँगा, 12 24 36, इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। अब अगर हम बोलें कि इन तीनों में कॉमन मल्टीपल या फर्स्ट कॉमन मल्टीपल या सबसे छोटा वाला, जो सबसे छोटा गुणज होगा वो आप निकालिए, उभयनिष्ठ गुणज निकालिए। तो वो देखिए आप आगे देखना शुरू करेंगे, जो चारों में रहे। 3 की बात नहीं कर रहे, अब यहाँ चारों की बात करें। 4 में देखा जाए 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है। तो ये जो होता है, अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा इसी वक्त, बाद में उसकी चर्चा तो होगी ही, लेकिन आपसे अब मैं आगे एक बात करना चाहूँगा। जैसे कॉमन मल्टीपल है ना, इसी में क्या लगा दूँ मैं, लीस्ट। क्या लगा दूँ, लीस्ट। तो ये क्या बन जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम एलसीएम बोलते हैं भैया। अब अगर मैं बताऊं आपसे कि लीस्ट का मतलब क्या होता है, लीस्ट का मतलब होता है लघुत्तम। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा मल्टीपल। अब सोचिए सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मतलब होता है कि लघुत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड। अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम देखें, अपनी भाषा खुद समझने के लिए लिखें, तो लघुत्तम या लघुत्तम आप लिख सकते हैं। लघुत्तम उभयनिष्ठ, ये अपनी भाषा में लिख रहा हूँ मैं, जो वहाँ पर उसका अर्थ दिखाते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणज। इसको क्या बोलेंगे, गुणज। गुणनखंड नहीं, गुणज। ठीक है, गुणनखंड नहीं, गुणनखंड अलग चीज़ है और ये गुणज है। मैं बोला आपसे गुणज। ठीक है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा छोटा, उभयनिष्ठ मतलब जो सबसे, जो सब में हो। और गुणज का मतलब क्या होता है, जो अभी हम इस इतना देर से आपको बता रहे हैं, यही गुणज होते हैं। तो आप देखिए सबसे छोटी संख्या, अभी आप आगे पहाड़ा लिखते चले जाइए ना, आगे नंबर मल्टीप्लाई करते चले जाइए, और भी मिलेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ 12 ही कॉमन होगा, इसके बाद और भी संख्याएं मिलेंगी जो सब में कॉमन होंगी, लेकिन जो सबसे पहले मिलेगा। अब अगर हम 2 6 3 और 2, मतलब सॉरी, ये इतने का मतलब 2 3 6 और 12 का अगर हम लासा निकालते हैं तो 12 ही आएगा। कहने का मतलब क्या है, लासा के लिए जो अभी ये शब्द हम यूज कर रहे हैं एलसीएम, जिसे लघुत्तम हमने लिखा है, लघुत्तम समापवर्त हम लोग बोलते थे, लेकिन हम उसको क्या बोलने वाले हैं, लघुत्तम उभयनिष्ठ गुणज।
मैं आपको इस वजह से ये सिंपल भाषा में लिखा हूँ, कहीं लिखा आपको मिलेगा नहीं, ये मैं स्वयं से लिख रहा हूँ ताकि आप इससे अर्थ निकाल सके। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन हो, कॉमन मतलब जो सब में हो, और गुणज का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल, जो अभी हम ये सारे सारे गुणज ही तो हैं। तो जो सबसे छोटा छोटी 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 संख्या जो सब में हो वही चीज़ होता है एलसीएम। ठीक है, तो देखिए सब के गुणज में जो आपको मिलेगा सबसे छोटी संख्या तो 12 है यहाँ पर। ऐसे और भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल मैं और बताना चाहूँगा। जैसे देखिए मान लीजिए आपको 5, 10 और 15 का लासा निकालना है, 5, 10 और 15। 5 का गुणज लिखिए आप, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे भी लिखा जा सकता है, 35 लिखा जा सकता है। 10 लिखिए, 10 का क्या होगा, 10, 20, 30, 40, ये हो गया। 15 का लिखेंगे आप, 15 का क्या होगा, 15, 30, 45 और 60, ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब आप देखेंगे इसमें जो सबसे कम लघुत्तम मतलब कम से कम जो संख्या तीनों में हो, तो कम से कम देखेंगे आप 30। 30 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में, बाकी देखिए तीनों में कुछ ऐसा नहीं है जो तीनों में, दो की बात नहीं है, दो आप देखेंगे 10 दोनों में, हमको तीनों में देखना है। तीनों में सबसे पहले कौन सी संख्या है, 30 है। अभी 60 देखिए वो भी तीनों में रहेगा, 60 भी अगर आप ऐसे टेबल लिखते चले जाइए 60 भी तीनों में रहेगा, लेकिन हमको बाद वाले से नहीं मतलब जो सम से सबसे कम हो। यहाँ पर भाषा देखिए आप, भाषा समझिए, लघुत्तम जो मिनिमम हो मतलब लीस्ट हो, सबसे कम हो, उसकी बात की जा रही। उभयनिष्ठ मतलब जो सब में हो, और गुणज का मतलब आप मल्टीपल ये पढ़ चुके हैं, गुणज का क्या मतलब है। तो आपके सामने जो है ये जो 3 संख्याएं दी गई थी, इनका अगर अब एलसीएम हम लिखें तो क्या होगा, 30 होगा। तो ये बात आपको शायद पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम लासा के नियम पढ़ेंगे और उसको लासा और मासा के नियम एक साथ कंप्लीट करेंगे, और जो अभी बताया गया इनकी ज़रूरत पड़ेगी, अभाज्य संख्याओं की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं। यहाँ सिर्फ समापवर्त है, ये तो लिस्ट हमने इसलिए बता दिया, लिस्ट की बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसी से संबंधित है, और पता लगा आपको हम ये ना बताते तो बाद में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आगे हम एलसीएम और एचसीएफ के जो भी नियम है वो मैं आपको करके बताऊंगा। आपको परेशान नहीं होना, सबसे इजी मेथड बताया जाएगा, वो चीज़ें बताई जाएंगी जो अभी तक आपको कभी नहीं मिली थी या आपको नहीं पता थी। सामान्यतः क्या होता है, आप पढ़ना शुरू करते हैं तो सीधे बोला गया चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम का फुल फॉर्म ये है, उसका मतलब ये है, इस नियम से लगता है। लेकिन वास्तविकता आपको आज कुछ समझ में आया होगा। अब आगे की बात भी हम लोग विधिवत ढंग से करेंगे ताकि आपको कोई समस्या न रह जाए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो भी समस्या रहे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मान लीजिए बाई मिस्टेक कभी कभी कोई संख्या छूट जाती है, छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो उसको भी आप बता सकते हैं ताकि आगे से मैं ध्यान रखूँ। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे ऑनलाइन पढ़ाने में ध्यान थोड़ा सा कभी कभी ये होता है कि पता लगा जल्दीबाजी हम बताना चाह रहे हैं, जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता दें, कुछ छूट जाता है। ठीक है, तो वो आप परेशान मत हुआ करिए, जो भी समस्या रहे वो कमेंट बॉक्स में बताया करिए, वो समस्या आपकी दूर की जाएगी। धन्यवाद।